कभी सोचा है कि सुबह सुबह घास पर जो पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमकती हैं, वो आखिर आती कहाँ से हैं? बारिश तो है नहीं है, तो फिर है क्या? चलिए, आज ओस के इसी खूबसूरत से राज को समझते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना, कि भाई रात में शायद हल्की सी बारिश हुई होगी और ये बस उसी के निशान है। पर सोचिए, अगर आसमान तो पूरी रात एकदम साफ था, तब ये पानी कहाँ से टपक पड़ा? तो भाई, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ओस बादलों से नहीं बरसती। इसकी असली कहानी तो हमारे चारों तरफ, जमीन के ठीक ऊपर की हवा में छिपी है। चलिए जरा इस अदृश्य प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सुबह का एक आम सा रहस्य, पानी की ये लाखों नन्ही बूंदें कहाँ से आती हैं? मतलब जब हर पत्ती, घास का हर एक तिनका इन बूंदों से चमक रहा होता है, तो ये किसी पहेली जैसा ही लगता है। लेकिन इस पहेली का जवाब, जैसा मैंने कहा, ऊपर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के पास की हवा में है। तो यही है सबसे जरूरी बात, कि ओस आसमान से गिरी बारिश नहीं, बल्कि हवा से ही निचोड़ा गया पानी है। मतलब ओस का सोर्स कहीं और नहीं, बल्कि हमारे आसपास की हवा ही है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे हवा एक गीला स्पंज है जो दिखता नहीं, और जब सही हालात बनते हैं तो वो स्पंज अपना पानी निचोड़ देता है। तो ये होता कैसे है? हवा का वो अदृश्य समान, मतलब जल वाष्प को समझना। सब कुछ हवा के एक ऐसे हिस्से से शुरू होता है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद है। और वो है वाटर वेपर, यानी जल वाष्प। जल वाष्प यानी वाटर वेपर, ये पानी का गैस वाला रूप है। ये उस हवा का एक अदृश्य हिस्सा है जिसमें हम सांस लेते हैं। ये दिखता नहीं है, पर हवा में हमेशा होता है। और ओस बनने के लिए कच्चा माल, मतलब रॉ मटेरियल, यही है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हवा को जल वाष्प के लिए एक स्पंज की तरह समझना। हाँ, बस सोचिए कि हवा एक स्पंज है जो अपने अंदर पानी को सोख सकता है। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू होता है। देखिए, गर्म हवा एक बड़े प्यासे स्पंज की तरह होती है जो अपने अंदर बहुत सारा जल वाष्प सोख सकती है। वहीं दूसरी तरफ ठंडी हवा एक छोटे स्पंज की तरह जो बहुत कम पानी सोख सकती है। बस यही छोटा सा फर्क, गर्म और ठंडी हवा की पानी रखने की क्षमता का ये अंतर ही ओस बनने की पूरी कहानी का इंजन है। तो अब बात करते हैं तापमान में गिरावट की। ये हमारे रात भर के सफर का पहला कदम है। चलिए ओस बनने की इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, जो सूरज ढलते ही शुरू हो जाती है। तो होता क्या है, सूर्यास्त के बाद जमीन साफ रात के आकाश में तेजी से गर्मी खो देती है। इसे रेडिएटिव कूलिंग कहते हैं। मतलब जैसे ही सूरज डूबा, जमीन हो, घास हो या पत्तियां, ये सब दिन भर की गर्मी को खोना शुरू कर देते हैं। ये गर्मी सीधे खुले आसमान की तरफ निकल जाती है, और इसी वजह से ये चीजें आसपास की हवा से ज्यादा तेजी से ठंडी हो जाती हैं। और ये ठंडी जमीन फिर उस हवा की पतली परत को ठंडा कर देती है जो इसे छूती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ठंडा ग्लास अपने आसपास की हवा को ठंडा कर देता है। और बस यहीं से असली जादू शुरू होने वाला है। अब आता है ओस के लिए निर्णायक बिंदु, यानी ओसांक तक पहुंचना। हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। वो एक जादुई पल जब सब कुछ बदल जाता है। ये है ओसांक। ये वो सटीक तापमान है जिस पर हवा 100% संतृप्त हो जाती है और अपने जलवाष्प को और नहीं रोक पाती है। इसे अंग्रेजी में ड्यू पॉइंट कहते हैं। ये वो मैजिकल टेम्परेचर है जिस पर हमारा हवा वाला स्पंज पानी से, मतलब जलवाष्प से 100% भर जाता है। अब वो एक बूंद भी और नहीं सूख सकता। समझ लीजिए, ये हवा के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो बनने का क्षण कैसा होता है? पहला स्टेप, जमीन उसके ऊपर की हवा को ठंडा करती है। दूसरा, हवा की जल वाष्प रखने की क्षमता घट जाती है। तीसरा, हवा का तापमान ओसांक तक पहुंच जाता है। और चौथा स्टेप, हवा को अपना अतिरिक्त जल वाष्प छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और आखिर में पांचवा स्टेप, संघनन होता है। मतलब वो वाष्प ठंडी सतह पर तरल ओस में बदल जाता है। जैसे ही हवा उस ड्यू पॉइंट तक ठंडी होती है, हवा रूपी स्पंज को निचोड़ा जाता है और वो सारा एक्स्ट्रा पानी गैस से लिक्विड बनकर बूंदों की शक्ल में सतह पर जमा हो जाता है। एक और बहुत जरूरी बात, ओस सीधे सतह पर बनती है, इसीलिए ये घास की पत्तियों और मकड़ी के जालों पर इतनी खूबसूरती से जम जाती है। मतलब ओस हवा में बनकर नीचे नहीं गिरती जैसा कोहरे में होता है।
ये सीधे सीधे घास के तिनकों पर, फूलों की पंखुड़ियों पर और मकड़ी के जालों पर ही बनती है। तभी तो वो सुबह के वक्त इतने सुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन फिर सवाल ये है कि हर सुबह इतनी ज़्यादा ओस क्यों नहीं होती? तो चलिए अब देखते हैं कि ओस के लिए एक आदर्श रात की रेसिपी क्या होती है, मतलब वो कौन सी परफेक्ट कंडीशंस हैं। तो ये है ओस की रेसिपी। सबसे पहले साफ आसमान, इससे जमीन अपनी गर्मी आसानी से बाहर फेंक पाती है। दूसरा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, इसका मतलब है कि हवा में पहले से ही काफी नमी है, स्पंज पहले से ही गीला है। तीसरा, शांत या बिना हवा वाला मौसम, ताकि जमीन के पास की ठंडी हवा की परत गर्म हवा से मिक्स ना हो जाए। और चौथा, लंबी रातें, इससे सतहों को ड्यू पॉइंट तक ठंडा होने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर हमें वो ओस से भीगी हुई सुबह देखने को मिलती है। तो जब ये सारी स्थितियां मिल जाती हैं, तो प्रकृति के इस शांत रात भर के बदलाव के लिए स्टेज तैयार हो जाता है। प्रकृति चुपचाप अपना काम करती है और हवा की अदृश्य नमी को उन खूबसूरत बूंदों में बदल देती है जिन्हें हम सुबह देखते हैं। तो अगली बार जब सुबह घास पर ओस की बूंदें दिखें, तो ये याद रखना कि ये सिर्फ पानी नहीं है, ये तापमान, हवा और नमी का एक बहुत ही खूबसूरत डांस है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर सिर्फ ओस बनाने में इतना कुछ होता है, तो और कौन सी अदृश्य शक्तियां हर दिन हमारे आसपास की दुनिया को आकार दे रही हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है।